नमस्कार। हर साल एक दिन ऐसा आता है 1 फरवरी, जब पूरे देश की नजरें एक ही डॉक्यूमेंट पर टिक जाती हैं। जी हाँ, यूनियन बजट। और ये सिर्फ नंबर्स का कोई हिसाब किताब नहीं है, ये तो देश की आर्थिक दिशा तय करता है। तो आखिर इस बार के बजट में क्या है खास? चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में इसे डिकोड करते हैं। कहा जाता है बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि देश के आने वाले कल का आईना होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026-27 का ये बजट हमें आखिर फ्यूचर के बारे में क्या इशारे दे रहा है, क्या सिग्नल्स दे रहा है। आप सबका स्वागत है मेगा माइंड एकेडमी में। ये वो जगह है जहां हम यूनियन बजट को ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और डेटा से समझते हैं, बल्कि सबसे जरूरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिकोड करते हैं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन मिल सके। तो आज के इस पूरे एनालिसिस में हम इस बजट को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बजट का बड़ा सिग्नल क्या है, फिर ग्रोथ के पिलर्स कौन से हैं, उसके बाद सरकार का हिसाब किताब, मतलब पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, फिर देखेंगे आम आदमी पर असर, और आखिर में फ्यूचर फोकस क्या है, यानी इंफ्रा और केपेक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, इस बार के बजट का जो सबसे बड़ा सिग्नल है ना, उसे 2 शब्दों में समझा जा सकता है, कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सरकार ने कोई बड़े सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट्स या बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं किए हैं। पूरा फोकस इस बात पर है कि जो पॉलिसीज पहले से चल रही हैं, बस उन्हीं की नींव को और मजबूत किया जाए। बजट स्पीच में ये बात एकदम साफ कही गई कि जो पिछले रिफॉर्म्स हैं, जैसे जीएसटी, लेबर कोड्स, उनको अब कंसोलिडेट किया जाएगा। सरकार ने अपने 3 मेन कर्तव्यों भी गिनाए। पहला, तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ना। हाँ, इस बजट को युवा शक्ति ड्रिवन भी कहा गया है। मतलब साफ है, यूथ को देश की प्रगति में हिस्सा लेने के लिए और एनकरेज करना। और हाँ, यहाँ पे आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट। देखिए, हम सब आम बोलचाल में बजट बजट कहते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, ये शब्द हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसका ऑफिशियल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि ग्रोथ के लिए आखिर किन पिलर्स पर फोकस किया गया है। तो सरकार की प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ नजर आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज यानी हमारे छोटे उद्योग, और सर्विसेज सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग को मेक इन इंडिया के तहत आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा पुश मिला है। इसके लिए ना कुछ बहुत स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे सबसे पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बायोफार्मा और हाईटेक टूल्स पर भी काफ़ी फोकस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए सेक्टर्स, टेक्सटाइल जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स के लिए भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया जा रहा है। और एक डायरेक्ट फ़ायदा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, माइक्रोवेव ओवन्स और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। साथ ही कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं एमएसएमईज पर, जो हमारी इकोनॉमी की कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी हैं। उनके लिए खास तौर पर 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड बनाया जाएगा, और छोटे शहरों में काम आसान करने के लिए कॉर्पोरेट मित्रास भी होंगे। सर्विसेज सेक्टर में भी कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए हैं, जैसे कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नए संस्थान बनेंगे, ताकि हमारा हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम और भी मजबूत हो सके। इसके अलावा देश को एक ग्लोबल हब बनाने पर भी पूरा जोर है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 हब्स बनेंगे और 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा। और हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑरेंज इकोनॉमी पर फोकस, मतलब कंटेंट क्रिएशन। इसके लिए स्कूल कॉलेजेस में एवीजीसी लैब्स बनेंगे। वैसे अगर आपको ये सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन आसान और हेल्पफुल लग रहा है, तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर करें। तो अब आते हैं बजट के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सरकार का हिसाब किताब, द फिस्कल मैथ्स। आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और देश की आर्थिक सेहत कैसी है। चलिए इन नंबर्स के खेल को आसानी से समझते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये बजट की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी बताता है। ये है फिस्कल कंसोलिडेशन का सफर। अब पहले ये समझिए, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। सिंपल भाषा में, सरकार की कमाई और खर्च के बीच का घाटा। जैसा आप देख सकते हैं, कोविड के पीक पर यह घाटा जीडीपी के 9.2% तक चला गया था।
बहुत बड़ा नंबर है ये। लेकिन वहां से सरकार ने इसे लगातार कंसिस्टेंटली कम किया है। करंट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट है 4.4% और अगले साल यानी 2026-27 के लिए इसे 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सवाल है कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। इसको ऐसे समझिए, अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे उधार से आता है, बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज से। उसके बाद 21 पैसे आते हैं इनकम टैक्स से और 18 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स से। और अब देखते हैं कि ये पैसा जाता कहाँ है। तो उसी 1 रुपए के खर्च में से सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे तो सीधा राज्यों को चला जाता है टैक्स में, उनके हिस्से के तौर पर। इसके ठीक बाद 20 पैसे वो पुराने कर्जों पर ब्याज यानी इंटरेस्ट चुकाने में चले जाते हैं और 17 पैसे खर्च होते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में होता है कि भाई इस बजट से आम नागरिक और इन्वेस्टर्स की जिंदगी पर आखिर क्या फर्क पड़ेगा? क्या कुछ सस्ता हुआ? क्या कुछ महंगा हुआ? लेट्स फाइंड आउट। आपने नोटिस किया होगा बजट के दिन स्टॉक मार्केट में एकदम से भारी गिरावट आई। सेंसेक्स तो एक टाइम पर 2000 पॉइंट से भी ज्यादा टूट गया था। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या बजट में सच में कुछ ऐसा था जिससे मार्केट इतना डर गया? तो इस गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो था ये एक बदलाव। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया। अब ये एसटीटी क्या है? ये ट्रेडिंग पर लगने वाला एक छोटा सा टैक्स होता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, फ्यूचर्स की सेलिंग पर तो टैक्स 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। अब भले ही ये परसेंटेज देखने में छोटा लगे, लेकिन जो हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए इससे ट्रेडिंग का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। और बस इसी वजह से मार्केट ने इतना ज़बरदस्त नेगेटिव रिएक्ट किया। लेकिन कुछ राहत की खबरें भी हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो विदेश जाते हैं। ओवरसीज टूर पैकेजेस पर जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस लगता था, वो 20% से घटाकर सीधे 2% कर दिया गया है। बहुत बड़ी राहत है ये। ऐसे ही विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए भी टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव है शेयर बायबैक्स में। मतलब जब कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है तो अब उस पर टैक्स देने की जिम्मेदारी कंपनी से हटकर शेयर होल्डर पर डाल दी गई है। तो अब हम पहुंच गए हैं बजट के आखिरी और शायद सबसे दूरगामी यानी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाले हिस्से पर। सवाल यह है कि देश के फ्यूचर की नींव, उसका फाउंडेशन कैसे रखा जा रहा है? और इसका जवाब एक ही शब्द में है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करके। सिर्फ इस नंबर को देखिए, 12.2 लाख करोड़। ये इस साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आसान भाषा में समझें तो केपेक्स वो पैसा है जो सरकार नए एसेट्स बनाने में लगाती है, जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स। ये खर्च नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा इकोनॉमी को आने वाले कई सालों तक मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इससे बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर जाएगा कहाँ? तो यहाँ कुछ सच में गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सूरत को डंकुनी से जोड़ेगा। इससे क्या होगा? मालगाड़ियों के लिए एक अलग लाइन बन जाएगी और ट्रांसपोर्ट एकदम सुपरफास्ट हो जाएगा। फिर नदियों के जरिए ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए 20 नए नेशनल वाटरवेज शुरू किए जाएंगे। पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदया स्कीम लॉन्च होगी। और शायद सबसे एक्साइटिंग, देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की प्लानिंग की जा रही है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या है? पहला, कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन पर फोकस है, कोई बड़े रिफॉर्म्स नहीं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैसिव 12.2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड केपेक्स। तीसरा, फिस्कल डिसिप्लिन का रास्ता जारी है 4.3% डेफिसिट टारगेट के साथ। और चौथा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज को एक स्ट्रेटेजिक बूस्ट दिया गया है। अच्छा, ये सब जानने के बाद अब एक सवाल सीधा आप लोगों से। आपके हिसाब से इस बजट 2026-27 का सबसे डिसाइसिव मूव, सबसे इम्पॉर्टेंट कदम कौन सा रहा? क्या वो कैपेक्स पर इतना बड़ा खर्च था, या एसटीटी का बढ़ना, या फिर कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम रेडी, बिल्कुल आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।